अ, अगर हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स पढ़नी हो तो क्लास 11th के पर्सपेक्टिव में आपको एक मैकेनिकल वेव ऑन स्ट्रिंग इमेजिन करनी पड़ेगी। सपोज एक लॉन्ग थ्रेड है जिसका एक एंड में एक बॉल से फिक्स कर देता हूँ, मतलब ये एंड यहाँ पे फिक्स्ड है। अब यहाँ पे किसी ऑसिलेटर या अपने हाथ से ही अगर हम इस रोप को अगर हम ऑसिलेट करेंगे, यहाँ पे हमारा हाथ ऑसिलेटर की तरह वर्क करेगा। तो जितनी ऊपर तक हमारा हाथ मोशन करेगा इट विल डिफाइन एम्पलीट्यूड। देखो, जब आप इस पार्टिकल को उठाओगे तो उसका बगल वाला पार्टिकल कॉन्सेक्यूटिवली उठेगा, और जितनी एनर्जी हम इसमें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, सपोज आपने इसको टी इक्वल टू 0 पे ऐसा उठाया, यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हो, तो जब मैं इस पॉइंट का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे एक साइन ग्राफ दिखेगा। इस पॉइंट का एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाऊंगा टाइम के साथ में वर्सेस एम्पलीट्यूड। देखो ना, आप पहले ये ऊपर गया, सिंपल एसएचएम ही तो कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है, तो आपको ऐसा दिखेगा। डिपेंडिंग मेरी हाथ की पोजीशन इनिशियली क्या है, मुझे इस पॉइंट पे साइन दिख सकता है। अगर मैं इसको अपने हाथ को सबसे ऊपर से बनाऊं, मतलब ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट करता फिर नीचे लेके जाता फिर ऐसे करता, तब मुझे इसी की इक्वेशन कॉस दिखती। तो इक्वेशन जो बनेगी आगे चल के हम देखेंगे वो इसकी टी इक्वल टू 0 पे डिपेंड करेगी। लेकिन मैं अभी इन तीन टर्म्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। आप ये देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, अब यहाँ पे ये जो ऑसिलेटर है इसको हम सोर्स भी कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर डिसाइडेड बाय सोर्स। सी, ये इस ऑसिलेटर की मर्जी है कि कितनी तेजी से और क्विकली वो ऑसिलेट करता है। आई होप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन सबको आती हो। कितनी साइकिल्स हम कवर करते हैं पर सेकंड, इसकी यूनिट हर्ट्स में रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी इज सोलली डिसाइडेड बाय सोर्स। तो हमको ये समझना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर फंक्शन ऑफ सोर्स। अब इस टर्म को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। आगे चल के मान लीजिए जब वेव्स पास करेंगी किसी मीडियम के थ्रू, तो कुछ फिनोमेनल्स होते हैं। जैसे वेव आती है, वन वेव बाहर, मतलब ये मीडियम की एक बाउंड्री है। यहाँ मीडियम 1 समझ लीजिए, यहाँ मीडियम 2 समझ लीजिए। कभी भी वेव जब 1 मीडियम से 2 मीडियम में जाती है तो क्या क्या हो सकता है, देखो, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसी मीडियम में रह जाएगी। तो टोटल 4 चीजें आपने देखी। दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड, और ये एब्जॉर्ब्ड हो गई। इन चारों केसेस में आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। यानी आप एक तरह से समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे मीडियम चेंज होते रहे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं यही चीज एम्पलीट्यूड की बात करूं, तो अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से दें कि इनिशियल एम्पलीट्यूड मैंने डिसाइड किया, यानी सोर्स ने डिसाइड किया। अगर सोर्स इसको जितना ऊपर लेके जा रहा है, अगर आपका जो मीडियम है ये आइडियल नहीं है, जैसे ये रस्सी आइडियल नहीं है, यहाँ आसपास एयर है, तो हमेशा एनर्जी का लॉस होगा। और आगे चल के आपकी वेव भले ही आप ऐसे जनरेट कर रहे हो, पर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। लेकिन अगर परफेक्ट हम आइडियल केस लेके चलेंगे, जैसा कि हम लोग 11th की स्टार्टिंग में लेंगे, तो आपको एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। आपको एम्पलीट्यूड पूरा कांस्टेंट मिलेगा इफ मीडियम में कोई लॉस नहीं है। दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग। विदाउट डैम्पिंग आपको ऐसा मिलेगा।
अब देखिए इसमें क्या है, आपको याद रखना है कि जैसे एनर्जी जो होती है हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, पावर भी, तो आपको ये चीज याद रखनी है दोनों केस में ही। यानी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दिया, एम्पलीट्यूड का मतलब समझा। हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्पलीट्यूड ऐसा रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। देखिए फॉर एनी वेव हमें जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, फॉर एनी वेव आपको हमेशा याद रखना है। सपोज ये वेव की एक, देखिए क्लास ये 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये कोई वेव है और ये वेव लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ द वेव, और इसको ट्रेवल करने में टाइम पीरियड टी लगता है, तो आप बहुत बेसिक डेफिनेशन से भी सोच सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं स्पीड को v मानूं इनटू टाइम, अब t को मैं नीचे लेते आऊंगा तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो जब t नीचे आएगा तो आई विल गेट स्पीड ऑफ द वेव इक्वल टू लैम्डा इनटू एस। अब ये डेफिनेशन आपको यूनिवर्सल समझ के हर वेव पे लगेगी, एप्लीकेबल टू ऑल वेव्स। ये आपकी सारी ईएम वेव्स पे भी लगेगी, ये यूनिवर्सल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये हमें वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालनी है, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, आपकी स्पीड, जब हम लोग बेसिक और मैक्सिमम चीजें पढ़ेंगे तो वेलोसिटी सिर्फ मीडियम का फंक्शन होती है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम। बट आगे चल के हम देखेंगे कि वेलोसिटी इनकमिंग वेव पे भी डिपेंड करती है हायर स्टडीज में, मतलब थोड़ा सा आगे चल के। अभी आप मान के चलोगे कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ मीडियम ओनली, बट रियलिटी में इट्स ए फंक्शन ऑफ मीडियम प्लस इनकमिंग वेव, जो वेव आ रही है उस पर भी डिपेंड करती है कि वेलोसिटी कितनी होगी, और लैम्डा इन दोनों से बंधा हुआ है, लैम्डा इज जस्ट ए रेशियो इन दोनों का। अब हम लोग का बेसिक तीन चीजों पे देखिए वापस आते हैं, देखते हैं क्या हमने वेव की वेलोसिटी पढ़ ली, फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का एनर्जी के साथ रिलेशन पढ़ लिया। तो इतना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आना चाहिए। सी अगर आप खुद ही सोचो ना कि यहाँ पे अगर आपने कोई पल्स टाइप का दिया है, आपकी एक इंस्टेंट पे दी गई एनर्जी, जैसे मान लो आप एक पल्स दो सिंपली, तो वेव स्पीड यही है कि पल्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वेव वेलोसिटी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।